कहानी की शुरुआत एक टेम्पल से होती है जहाँ एक लड़की फ्लोर पर घिरी हुई थी और कोट पहने एक लड़का वहाँ आता है जिसे ये लड़की ग्रिम रीपर समझती है और सोचती है कि वो मर गई है। ये दोनों कौन थे आपको जल्दी पता चल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज शेफू। आज हम डेस्टिन्ड विद यू नाम की एक रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा के इंस्पिरेशन को लेकर आए हैं जो उन लोगों को जरूर पसंद आएगा जिन्हें मिस्ट्री विद रोमांस देखना पसंद है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ड्रामा फॉर्मली स्टार्ट होता है ऑन्जू नाम की सिटी से जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ सिविलियंस और वर्कर्स की भी झगड़ा हो रहा होता है। सिविलियंस काम से डिस्टर्ब थे और वर्कर्स को ब्लेम कर रहे थे। वहीं वर्कर्स का कहना था कि वो अपना काम कर रहे हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम होंगजू है जो कि 9th ग्रेड सिविल सर्वेंट होती है और कंस्ट्रक्शन एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, इस झगड़े में भी दोनों पार्टीज के बीच मामला सॉल्व करवाने की कोशिश करती है। लेकिन वो दोनों पार्टीज हाथापाई पर उतर आती हैं और होंगजू के बीच में फंस जाती है। तभी उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक वर्कर जमीन पर खिंचाता है और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए केस बन जाता है और बिल्डिंग के ओनर को पकड़ लिया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शिन्यू नाम के लड़के पर जो कि एक लॉयर है और उस बिल्डिंग के ओनर की तरफ से कोर्ट में केस लड़ने वाला है। शिन्यू एक अमीर खानदान का बेटा है। ये अमीर लोग हैं और इनकी बिल्डिंग्स है और इनकी बहुत सारी ज़मीनें भी हैं। शिन्यू अपनी ऑफिस में बैठे होता है जहां लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगती है, पानी फ्रीज हो जाता है और फिर एक खून भरा रेड हैंड शिन्यू के बॉडी को टच करता हुआ उसके फेस तक पहुंच जाता है। शिन्यू इस रेड हैंड से कहता है कि आज तंग नहीं करो, मैं बिजी हूँ। मतलब शिन्यू के साथ ये अक्सर होता रहता है। दरवाजे पे शिन्यू का कोई दोस्त आ जाता है और ये हाथ गायब हो जाता है। सुबह कोर्ट हियरिंग होती है और ऑलमोस्ट केस इनके हाथ से निकल रहा था, पर शिन्यू सब कुछ पलट देता है। बताता है कि असल में वो वर्कर गलती से नहीं गिरा था, बल्कि सब कुछ उस वर्कर और उसकी वाइफ का प्लान था। उनका बेटा बीमार था, ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए थे, तो उस वर्कर की वाइफ ने उस वर्कर को आइडिया दिया कि वो वहाँ से घर जाए और इन रिटर्न इसकी वाइफ कंस्ट्रक्शन ओनर से पैसे वसूल कर लेगी। वर्कर ने सब प्लान करा था, उसे श्योरिटी थी कि वो ऊपर से कूदेगा तो मरेगा नहीं, पर उल्टा हो जाता है। शिन्यू अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस भी पेश करता है और ये केस जीत जाता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर उसे शाबाशी भी देता है। सीन दोबारा से होंगजू पे शिफ्ट होता है। वो हर काम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ करती है और इसीलिए उसके कोवर्कर्स भी उसे खुश नहीं रहते। एक कोवर्कर तो अपने बॉस को बोल देती है कि वो दोबारा होंगजू के साथ काम नहीं करेगी। बॉस बताते हैं कि अब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि होंगजू का ट्रांसफर सिटी हॉल में किया जा रहा है। सिटी हॉल में गोंग नाम का एक एम्प्लॉय भी काम करता है जिसे होंगजू फेस नहीं करना चाहती थी क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा करा था उसने जिसकी वजह से गोंग का प्रमोशन अटक गया था। सुबह सिटी हॉल में होंगजू का पहला दिन होता है। वहाँ जाते ही गोंग उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ये भी जता देता है कि उसे याद है कि होंगजू ने उसके साथ क्या करा था। टीम में 2 और लड़कियां भी हैं, सू जियोंग और सेब्योल। शिन्यू को दिखाते हैं जिसे वो रेड हैंड दोबारा से परेशान करता है। फिर अचानक से बिजली कड़कती है जिससे शिन्यू वीक हो जाता है और गिरने लगता है। अगले दिन की शुरुआत सिटी हॉल से होती है जहां कुछ लोग यहां मौजूद एक हॉन्टेड टेम्पल की कंप्लेन लेकर आते हैं। इनमें से एक आदमी का बेटा यूट्यूबर था और वीडियो में घोस्ट दिखाने वहां गया था। उसका पैर फिसल गया था और वो मर गया था। ये लोग इन सबका कसूरवार हॉन्टेड टेम्पल को करार देते हैं और उसे घिरा देना चाहते हैं। वो सब लोग यहाँ पर ऑफिस में तोड़फाड़ मचा देते हैं, पर होंगजू मामला संभालने के लिए कहती है कि वो हॉन्टेड हाउस वाले मैटर को सॉल्व करवा देगी और मिस्टर गोंग भी उसे मदद नहीं करते। होंगजू अपनी टीम मेंबर सेब्योल के साथ उस हॉन्टेड टेम्पल को विजिट करने चली जाती है। वहाँ बारिश तेज हो रही थी, इसलिए सेब्योल हॉन्टेड हाउस के अंदर चलने से मना कर देती है। इसलिए होंगजू अकेले ही अंदर चली जाती है। इस जगह पे पहले एक शामिल रहा करती थी। होंगजू को अंदर एक मूर्ति दिखाई देती है जिसकी एक आंख पर रेड पेंट लगा हुआ था, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति की आंख से खून निकल रहा हो। और तो इस मूर्ति से आवाज भी आती है जो बोलती है कि तुमने यहाँ आने में देर लगा दी। ये सुनकर होंगजू डर के वहाँ से भागने लगती है और टेम्पल के ग्राउंड फ्लोर पर जाकर एक जमीन पर गिर जाती है। वहाँ शिन्यू आ जाता है जिसे वो ग्रीन रीपर समझती है, पर शिन्यू तो सिर्फ होंगजू की फोटो खींचकर यहाँ से चला जाता है। ये वही सीन है जो ड्रामा की शुरुआत में दिखाया था। थोड़ी देर के बाद सेब्योल यहाँ आकर होंगजू को उठाती है। वहीं शिन्यू अपने एक रिलेटिव के फ्यूनरल को अटेंड करने गया था जहाँ उसका पूरा खानदान भी मौजूद था। फ्यूनरल के बाद सब टेबल पर बैठते हैं जहाँ उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं कि वो उस हॉन्टेड टेम्पल का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा।
असल में वो हॉन्टेड टेम्पल इस फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है और ये फैमिली उस घर को कई सालों से प्रोटेक्ट कर रही है। शिन्यू कहता है कि वो जब से लॉयर बना है बिजी रहता है, इसलिए ध्यान नहीं दे पाता। उसके डैड कहते हैं कि वो लॉयर की नौकरी छोड़कर अपना सारा ध्यान टेम्पल की प्रोटेक्शन पर दे। शिन्यू के दादा बाप बेटे के बीच की बहस को खत्म करने के लिए शिन्यू को ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलते हैं। जब शिन्यू ड्रिंक सर्व करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये बात उसके डैड नोटिस कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। शिन्यू बोलता है कि ये तो स्टाइल है और हम लॉयर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हाथ क्यों कांप रहे थे इस बात को जानने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर शिन्यू को बताते हैं कि उसे एक जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से उसके हाथ कांपते हैं। इस वजह से ब्रेन सेल्स पर भी अफेक्ट पड़ रहा है। दिन ब दिन उसकी कंडीशन खराब हो सकती है और ब्रेन भी काम करना छोड़ सकता है। साथ ही जान जाने का भी खतरा है। इस बीमारी का अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर उसे स्ट्रेस ना लेने की एडवाइस करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम कंट्रोल में रहेगा। सिटी हॉल में हॉन्गजू मिस्टर गोंग को हॉन्टेड हाउस पे रिपोर्ट देती है और ये भी बताती है कि टेम्पल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसे लोकल से पता चला है कि ये जंग फैमिली का ही है। वो लोग इसे बहुत मानते हैं। वो लोकल्स उसे बताते हैं कि शिन्यू नाम का लड़का जो जंग फैमिली का बेटा है अक्सर ही इस टेम्पल को विजिट करता है। हांगजू शिन्यू की ऑफिस का पता लगाकर उसकी ऑफिस पहुंच जाती है। लिफ्ट में उसे जिस फ्लोर पर जाना था वहां का बटन ऑलरेडी प्रेस था जो शिन्यू ने ही प्रेस करा था और वो हांगजू के पीछे ही खड़ा था। हांगजू को अब भी लग रहा था कि शिन्यू ग्रिम रिपर है। वो उसे पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। शिन्यू उसे अपना रास्ता छोड़ने को बोलता है। हांगजू को रियलाइज होता है कि शिन्यू कोई ग्रीन रिपर नहीं इंसान ही है। वो जाकर रिसेप्शन पर शिन्यू से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि शिन्यू तो वही इंसान है जो होंगजू के साथ लिफ्ट में आया था। होंगजू एम्बैरेस्ड होते हुए शिन्यू के ऑफिस में जाकर काम की बात करने के बजाय ये पूछती है एम्बुलेंस बुलाने की जगह चले क्यों गए थे इस तरह छोड़कर, अगर मैं सच में मर जाती तो। जिस पर शिन्यू बोलता है कि कोई बात नहीं, वो जगह एक नहीं 2 मौतों के नाम से जानी जाती। फाइनली होंगजू काम की बात करती है और बताती है कि वो बात करती है जो वो यहाँ करने आई थी। वो शिन्यू से बोलती है कि वो हॉन्टेड टेम्पल को डिमोलिश करवा दे। शिन्यू मना कर देता है और बोलता है कि वो टेम्पल हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पे घुसने की कोशिश की तो केस बना दूंगा। जो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सिटी हॉल के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ से सिटी हॉल का एक एम्प्लॉय गुजर रहा होता है जिस पर ये प्रोटेस्टर्स पानी गिराने वाले थे, पर उसे बचाने के लिए होंगजू सामने आ जाती है और वो सारा पानी इसी पर गिर जाता है। इस लड़की का नाम जे ग्योंग होता है जिसे होंगजू पसंद करती है, पर ये वन साइडेड है। जे ग्योंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो फिलहाल हैरान था होंगजू की हरकत को देखकर और होंगजू भी एम्बैरेस थी, इसीलिए वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस में जब होंगजू गोंग को बताती है कि शिन्यू ने हॉन्टेड टेम्पल गिराने से मना कर दिया है तो वो उसे बोलता है कि तुम कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ऑफिस से वापसी जाते हुए होंगजू की मुलाकात फिर से जे ग्योंग से होती है जो उसे पूछता है कि तुम इस तरह बीच में क्यों आ गई थी, अगर वो पानी की जगह एसिड होता तो। होंगजू बोलती है कि उसने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि उसमें एसिड भी हो सकता है। होंगजू अगले दिन फिर से शिन्यू के ऑफिस जाकर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हॉन्टेड टेम्पल को डिमोलिश करने की परमिशन दे दे, बट शिन्यू बोलता है कि मैं उसे रिपेयर करवा दूंगा, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर होंगजू फिर शिन्यू से शेयर करती है कि ये केस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ऑफिस में कोई भी उसे बात नहीं करता। घर पर तो वो अकेली रहती ही है पर ऑफिस में भी उसे अकेले ही रहना पड़ता है। ना तो कोई उसके साथ खाना खाता है और ना ही कोई उसे सही से बात करता है। अगर उसने ये केस सॉल्व कर लिया तो शायद उसे सब अपने साथ खाना खाने देंगे और फिर वो अकेली नहीं रहेगी। शिन्यू को ये सब सुनकर शायद होंगजू पर तरस आ जाता है और वो उसे कहता है कि अगर टेम्पल में पहले जो शामन औरत रहती थी उसने परमिशन दे दी तो मैं टेम्पल गिराने दूंगा। वो होंगजू को उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है जहाँ वो शामन रहती है। होंगजू जब उस शामन के पास हॉस्पिटल में मिलने जाती है तो वो शामन उसे इस घर को गिराने देने की परमिशन दे देती है और फिर होंगजू यही बात शिन्यू को फोन करके भी बताती है। शिन्यू को लगता है कि शामन उसे वो टेम्पल गिराने देने के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी, पर होंगजू शिन्यू के साथ एक वीडियो भी शेयर करती है जिसमें साफ दिख रहा था कि शामन ने कहा है कि वो टेम्पल गिराने की परमिशन दे रही है। शिन्यू के पास अभी सवाल आते, वो खुद शामन के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने इतनी आसानी से होंगजू को वो टेम्पल गिराने की परमिशन क्यों दे दी। शामन उसको बताती है कि होंगजू वही लड़की है जिसे तुमने मार दिया था।
वो खून वाला लाल हाथ जो तुम्हें परेशान करता है वो भी उसी का है। होंगजू उस वुडन बॉक्स की ओनर है और वही है जो तुम पर लगा कर्ज खत्म कर सकती है। शिन्यू का जो हाथ कांपता है वो भी असल में उसी वजह से कांपता है, उस कर्ज की वजह से। और शामन और शिन्यू की बातों को और जो झाई दीदी उसे समझ आता है कि ये दोनों का पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। और उस वुडन बॉक्स के बारे में भी शायद हमें आगे जाके पता चल जाए। अब हॉन्टेड टेम्पल को गिराने से पहले शिन्यू और उसकी फैमिली वाले टेम्पल के बाहर एक पूजा रखते हैं। उधर होंगजू भी दूर खड़े ये पूजा देख रही होती है और दिल में कहती है कि शिन्यू तो अजीब है ही, उसकी फैमिली भी अजीब है। होंगजू जब सिटी हॉल में वापस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीम के सभी लोग उसे छोड़कर हॉन्टेड टेम्पल वाला केस सॉल्व हो जाने पर सेलिब्रेट करने गए हैं। जब होंगजू ने फोन लगाती है तो वो लोग उसे झूठ बोल देते हैं कि वो घर चले गए, जबकि सारा काम तो इसने ही करा था। पर अभी सब उसे अवॉइड कर रहे थे। वो सिटी हॉल के बाहर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ शिन्यू आ जाता है जो उसे रोते हुए देखकर बोलता है, क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पास रुकूं या चला जाऊं? जिस पर होंगजू जवाब देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। शिन्यू बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, और वो होंगजू का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जा रहा था। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें कमेंट्स में बताएं कि इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो। गुड बाय।